हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है जीए सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। हम अपनी ज्योग्राफी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के ऊपर। ठीक है, कि कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर पहाड़ हैं, किस तरह के डिविजन्स हैं, एक्सेट्रा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे बेसिक्स वाले पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने अक्षांश, देशांतर, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेट्रा के बारे में बात नहीं की है, तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि मैं वो कई बार इस चैप्टर में मेंशन करूँगी और फिर आपको समझने में तकलीफ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ बहुत ही ज़रूरी बेसिक फैक्ट्स से हम चालू करते हैं जो हमारे देश के बारे में है। सबसे पहले, कितना एरिया है हमारे देश का? टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। ठीक है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसके ऊपर जो 6 देश हैं वो कौन से आते हैं। फिर उसके बाद दुनिया का हमने 2.4%, 2.4% लैंड एरिया हम ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए इस बात की गंभीरता कि केवल इतना से हमारे पास लैंड है, लेकिन हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हैं। ठीक है, अक्षांश के हिसाब से देखें या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हम देखें इंडिया का, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी हम पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी जो हमारा गोलार्ध उसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, या हमारा वो है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है या सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन यानी कि ऊपर से नीचे तक अगर हम इंडिया की लेंथ देखें, है ना, तो वो है 3214 किलोमीटर। अगर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखें, मतलब ये लेंथ चौड़ाई देखें हम, गुजरात से लेके एंड अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो वो जाती है 2933 किलोमीटर। टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की, ठीक है, जो तटीय सीमा है हमारे देश की, वो है 7516 किलोमीटर लगभग। आगे बढ़ते हैं, हमारे पड़ोसियों पर नज़र डाल लेते हैं। हमको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कौन रहता है। तो हमारे जो पड़ोसी हैं जिनसे हम बाउंड्री शेयर करते हैं वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा अफ़गानिस्तान टच करता है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से जो 7 हैं वो लैंड नेबर्स हैं। ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो आइलैंड या द्वीप हैं जो नेबर्स हैं हमारे। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ते हैं हम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं अपने अक्षांश और देशांतर या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले वीडियो में। आप ज़रूर जाके देखें, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बीच से गुजरता है। तो देखिए, ये गुजरता है गुजरात से, थोड़ा सा राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये छोटा सा यहाँ त्रिपुरा, और आखिरी में मिज़ोरम। ये ऑर्डर याद होना हो, पर हमको पता होना चाहिए कि किन स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है गुजरता है, कहाँ से गुजरता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। और जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, उनके लिए ये क्वेश्चन है या ये फैक्ट है कि जो कर्क रेखा है वो इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं मध्य प्रदेश के, उनसे गुजरती है। कौन से हैं ये? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिशनल फैक्ट्स या जानकारी हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो माही नदी है ना इंडिया में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार काटती है मध्य प्रदेश में, जहाँ से ये राजस्थान की तरफ जाती है, और फिर गुजरात में एंटर करते हुए दूसरी बार काटती है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतरों की, तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में चर्चा की थी और पता किया था उस समय कि जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बीच में इक्वेटर है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको डायरेक्ट सनराइज मिलती है, ये सूरज की सीधी रोशनी मिलती है यहाँ। ठीक है, हमेशा।
तो सिटीज़ लाइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से ऊपर नॉर्थ की तरफ जो शहर हैं उनको कभी भी वर्टिकल रेज नहीं, सीधी रोशनी नहीं मिलेगी सूरज की। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि आपको बताना है, आपको 4 शहरों के नाम दे दिए और आपको बताना है कि इनमें से किस पर सूरज की सीधी रेखाएं या वर्टिकल सनराइज नहीं आएंगी। और ऑप्शंस में दे दिए गए थे चेन्नई, बॉम्बे, श्रीनगर और कोलकाता। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के ऊपर कौन सा शहर है। इस केस में तो श्रीनगर है ना। पर अगर आपको ये सेम ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको कुछ और दिया जाता है ऑप्शंस, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट्स में से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा नॉर्थ में है उसके और कौन सा साउथ में, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब है, तो ये उदयपुर करके एक शहर है, जो कि राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये त्रिपुरा का उदयपुर है। ठीक है, तो उदयपुर है त्रिपुरा में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे करीब है। अच्छा, टोपोग्राफिकल मैप्स यानी जो भौगोलिक विवरण के अनुसार कहाँ पर नदी बह रही है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर फ्लैट लैंड है, कहाँ पर पठार है, ये सब मैप्स जो हमारा बनाती है सेंट्रल एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया, वो बनाती है। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल को फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे या कोर सब्जेक्ट पे, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया की, वो है हिमालयन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन्स, दक्कन प्लाटो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, फिर कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स दोनों तरफ, और इसके अलावा पेनिनसुला प्लाटो। ठीक है, तो ये सारे हम एक एक करके कुछ पार्ट्स में देखेंगे, एक बार में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम एक एक करके इन सबको अलग अलग इंडिविजुअली इनके साथ डील करेंगे। आज हम निपटाते हैं हिमालयाज़ को। ठीक है, तो जो हिमालय हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो ट्रांस हिमालयाज, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स और पूर्वांचल में। ठीक है, इनको अब हम एक एक करके फटाफट निपटा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम जल्दी से हो जाएगा। सबसे पहले तो हिमालयस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो ये यंग और फोल्ड माउंटेन्स हैं, हमने जब टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की थी तो हमने देखा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, ये दोनों कन्वर्जेंट प्लेट्स थी, ये टकराए, उनके ऊपर जो प्लेट्स थी वो उठी और हिमालयस का निर्माण हुआ। तो ये यंग है, मतलब ये बहुत जवान है, एकदम अभी भी बढ़ रहे हैं ये, और फोल्ड माउंटेन्स हैं क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री से मिलके बने हैं। ठीक है, इनकी जो लेंथ है टोटल वो होगी 2500 किलोमीटर, और जो विड्थ है वो वेरी करती है, 400 के करीब होगी कश्मीर वाले इलाके में और 150 के करीब होगी अरुणाचल प्रदेश, यानी जब हम ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हिमालय हैं वो नेपाल और इंडिया और भूटान में है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाते हैं। नॉर्दर्न पार्टली हिस्सा कुछ जो है वो ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत वगैरह चाइना की तरफ जाता है, हम सब देख लेंगे अभी डिटेल में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री को मार्क करती है। ये जब हम पूर्वांचल अभी हिमालय देखेंगे तो हम बात करते हैं इसके बारे में और अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालयस देखते हैं सबसे पहले। इनको टिबेटन हिमालयस भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इसका ऐसा जो है वो तिब्बत में है। ठीक है, ये हिमाद्री के ऊपर या उत्तर की ओर स्थित हैं। इनकी जो लेंथ है वो करीबन 1000 किलोमीटर्स है। कौन कौन से रेंज आ जाते हैं इसके अंदर? कैलाश, जास्कर रेंज आ जाता है, लद्दाख, काराकोरम, ये सब ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है। ट्रांस का मतलब है एक से दूसरे में चेंज होना या मूव करना। ठीक है, तो जब हम ट्रांस बाउंड्री किसी भी चीज़ की बात करते हैं मतलब वो एक से ज़्यादा देशों में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इनको ट्रांस हिमालयस कहते हैं क्योंकि ये इंडिया में भी हैं और चाइना में भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम ग्रेट हिमालयस की, या हिमाद्री भी बोलते हैं जिनको, इनर हिमालयस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, देखिए ये जो सबसे कंटिन्यूस एक लाइन दिख रही है ना बिना ब्रेक के, ये है ग्रेट हिमालयस, है ना। ट्रांस हिमालयस के दक्षिण में स्थित हैं या साउथ में है। सबसे ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट है, मतलब इसमें काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं
और सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं है इनमें। एवरेज हाइट जो है यहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी वो है 6000 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ग्रेनाइट कोर है, मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पे पर्वत मिलेंगे आपको जो उनमें पत्थर हैं वो ग्रेनाइट हैं, ठीक है। बहुत से फेमस ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना। अब माउंट एवरेस्ट का नाम तो हम सब ने बचपन से सुन रखा है, राइट। तो माउंट एवरेस्ट जो है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, वो भी ग्रेट हिमालयस में स्थित है, लेकिन है नहीं इंडिया में, है बेचारा नेपाल में। तो ये इस सुख से हम वंचित रह गए, ठीक है। इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है एनसीईआरटी के मुताबिक कंचनजुंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है। वैसे तो K2 इससे ऊंचा है, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल एरिया में आ जाता है, इसलिए उसको नहीं मानते, हम कंचनजंगा को मानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं लेसर हिमालयस को या फिर हिमाचल को, ठीक है। और ये हिमाद्री के नीचे हैं, साउथ में उसके सबसे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हैं, रगड़ हैं सबसे ज़्यादा। इनका एल्टीट्यूड जो है पिक्स का वो कम हो जाता है हिमाद्री के मुकाबले। ये 3700 से 4500 मीटर की हाइट के हैं। जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस या पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे हैं वो हैं पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। इसमें से पीर पंजाल जो है उनकी लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर बड़ी और सुंदर जो वैलीज़ हैं, जैसे कि कश्मीर वैली हो गई, कुल्लू वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, ये सब हिमाचल में स्थित हैं, ठीक है। ये अपने हिल स्टेशंस के लिए भी फेमस है। हिमाचल वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे, कुल्लू मनाली, कुफरी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, सब कुछ यहीं पर स्थित है हिमाचल में, ठीक है, ये वाले हिमालयस में। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक्स या आउटर हिमालयस, ये जो ब्रेक होता हुआ सबसे एंड में बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन्स की बाउंड्री पे जो है, ये है शिवालिक्स, ठीक है। इनका ऑल्टीट्यूड बहुत ही कम हो जाता है, 900 से 1100 मीटर की इनकी हाइट होती है। विड्थ ज़्यादा नहीं है, 10 से 50 किलोमीटर है बस। ये ज़्यादातर अनकंसोलिडेटेड, मतलब लूज सेडिमेंट्स जो हैं, जो नदियों द्वारा लाए गए हैं, उनसे बने हैं, ठीक है। शिवालिक्स और हिमाचल के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं उनको दून बोलते हैं, ठीक है। आपने देहरादून का नाम सुना होगा, वो भी एक ऐसी फेमस दून है। किसके बीच में? हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न स्टेट्स में लाए करने वाले जो हमारे हिमालयस हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो दिहांग गॉर्ज है या नामचा बरवा गॉर्ज है ना, उसके आगे जाके उसके पास जो हिमालय हैं वो शार्पली बेंड करते हैं, ठीक है। बेंड करते हैं मतलब ऐसे मुड़ जाते हैं क्रिसेंट शेप में, जैसे चांद होता है ना वैसे, ठीक है। और साउथ की तरफ मुड़ते हैं, यानी ऐसे मुड़ के इधर आते हैं, है ना। और इनको ही बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स। ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं हमारे देश के। और ज़्यादातर ये सैंडस्टोन या जो सेडिमेंट्री रॉक होता है एक प्रकार का, उससे बने हुए हैं। ये बहुत घने जंगलों से घिरे हुए हैं ये वाले जो पहाड़ हैं। और जो फेमस हिल्स हैं इनमें वो हैं पटकाई, नागा, मणिपुरी और मीज़ो हिल्स, ये वाली एरिया में, ठीक है। आपको ये यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये है नागा, ये है पटकाई बम्स, और यहाँ पर है मीज़ो, है ना। यहीं पर मणिपुरी हिल्स भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये तो हो गया था अभी जो हमने देखा नॉर्थ से साउथ। अब अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें, ठीक है, इधर ऐसे देखें, तो भी हिमालयस का डिवीजन है। वो कैसे है? नदियों के बीच में, कौन सी नदियों के बीच में ये लाए करते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे इंडस या सिंधु नदी या सतलज के बीच में है पंजाब, फिर सतलज और काली के बीच में है कुमायूं, फिर उसके बाद काली और तिस्ता के बीच में है नेपाल, और तिस्ता और फिर उसके बाद सबसे एंड में दिहांग के बीच में है असम, ठीक है। तो ये तो हो गए मतलब कैसे हिमालयस जो हैं हमारे डिवाइड होते हैं। बाकी नॉर्दर्न प्लेन्स हम अगले अपने वीडियो में कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं और जो हिमालय से संबंधित हैं। देखिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो हिमालयन रेंज है उनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है इतनी ज़्यादा, वो क्यों है, ठीक है। क्या वजह है कि इतना ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है हिमालयन रेंज में?
देखिए, क्या इसलिए है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल है या बारिश होती है तो जो वनस्पति है उसको बढ़ने में, वेजिटेशन ग्रोथ में हेल्प मिलती है, या फिर ये बहुत सारी बायोजोग्राफिकल यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो एरियाज़ हैं उनका, भौगोलिक क्षेत्रों का ये संगम है, बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरीड डाइवर्स जोग्राफिकल जोन्स का कॉम्बिनेशन है इसलिए, या फिर बाहर से एग्जॉटिक विदेशी इन्वेसिव या आक्रामक स्पीशीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया जो हमला बोल रहे हैं यहाँ के लोकल स्पीशीज़ पे इसलिए, या फिर मनुष्यों का हस्तक्षेप कम है यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है इसीलिए, या फिर, तो देखिए इसका जो जवाब है वो है बी। आपको मैंने भी बताया कि जो हिमालय है वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, राइट, नॉर्थ से साउथ भी, ईस्ट टू वेस्ट भी, तो हर प्रकार का बायोजोग्राफिकल जोन इसको मिलता है। कहीं बहुत घने जंगल हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, है ना, हिमाचल में बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस हैं। तो इस प्रकार जो वेरीड या बहुत ज़्यादा विविध इसका जो जोग्राफिकल डिवीज़न है उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मौजूद है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जब आप हिमालयस में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा ये बताया गया है। डीप गॉर्जेस मिलेंगे यानी गहरे खड्ड मिलेंगे, यू टर्न रिवर कोर्सेज ऐसे घूमने वाली नदियों के मार्ग मिलेंगे, समानांतर या पैरेलल माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता यानी स्टीप ग्रेडियंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा होगा। तो इनमें से क्या क्या है एविडेंस हिमालय के यंग और फोल्ड होने का? देखिए ये चारों ही इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हम जैसे कि बात कर चुके हैं कि ये यंग और फोल्ड माउंटेन्स हैं और किसी भी यंग फोल्ड माउंटेन्स में ये चारों चीज़ें होना ज़रूरी है। ये बहुत आम बात है, ठीक है। नया कोर्स होता है रिवर का तो वो चेंज कर रहा होता है बार बार, इसलिए यू टर्न रिवर्स मिल रही होती हैं। जो पर्वत हैं वो भी बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए लैंडस्लाइड और स्टीप ग्रेडियंट्स जो हैं या ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बहुत आम बात होती हैं, ठीक है। पुराने जो पर्वत हो जाते हैं वो घस जाते हैं, जैसे अरावली आपने देखा होगा कि बहुत पुराने हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी घसना उनमें शुरू हो गया है वेदरिंग की वजह से, उनकी हाइट्स जो हैं वो काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट जो है वो 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सवाल ये आ चुका है MPPSC में, ठीक है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताइए और ये आपको मैपिंग के लिए भी ज़्यादा इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। देखिए आप ब्लैंक मैप लेके आइए इंडिया का और स्टेट्स के नाम लिखिए, कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, खासतौर से जो स्टेट PCS है उनमें तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है, कि क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है या सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर शेयर करता है इंडिया के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ है हमारी? देखिए इसका जवाब है बांग्लादेश, क्योंकि ऐसे बेंट होती है हमारी वहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री, और जहाँ भी बेंट होता है वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। आप ये जाके एक बार मैप में देखिएगा। मैं बार बार आपसे बोलूँगी प्लीज़ एक अच्छा सा एटलस लाइए और मैपिंग की प्रैक्टिस करिए। ज्योग्राफी रट के नहीं पढ़ी जा सकती, जब तक आप देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ आएगा कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर जो है वो लोकेटेड है? देखिए ये भी MPPSC में आया सवाल है और इसका जो जवाब है वो है ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री के बीच में, मेन हिमालयस भी बोल सकते हैं आप, इनके बीच में कश्मीर स्थित है, ठीक है। आखिरी सवाल ये है कि जो करेवा फॉर्मेशन है वो हिमालयस के किस हिस्से में पाया जाता है? ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है, MPPSC के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। तो देखिए ये कश्मीर में पाया जाता है। करेवा क्या होता है? ये अनकंसोलिडेटेड क्ले और ग्रेवल है, मतलब लूज मिट्टी और बजरी है ना, उसको बोलते हैं करेवा, उसकी वजह से ये लैंडफॉर्म बनता है। और कश्मीरी में इसका मतलब है करेवा का एलिवेटेड टेबल लैंड, यानी ऐसी ऊंची टेबल जैसा एक लैंड बन जाता है, उसको बोलते हैं करेवा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पहले आ चुके हैं, इनसे रिलेट करके आप और भी क्वेश्चंस बनाइए। जैसा कि एक उदाहरण में मैंने आपको बताया कि कौन सा स्टेट कौन से 3 कंट्रीज़ या 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बनाइए।
और आगे हम कवर करेंगे बाकी के फिज़िकल फीचर्स इंडिया के एक एक करके, है ना। ये पहला पार्ट था हमारा, जिससे आप वो मिस ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और until we meet next time, stay safe and stay happy.